सबका खाना हो चुका है। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि सुबह का जो सत्र था उसकी शुरुआत थोड़ी देर से शुरू होने के कारण पहले सत्र का जो अध्यक्ष पद था वो मेरी तरफ था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन खाने का वक्त हो चुका था, श्रीनिवास साहब को जाना था, तो मैंने ये समझा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले हम लोग आराम से खा लेते हैं, फिर गपशप चलती रहेगी। तो इसीलिए जो सभा शास्त्र के नियमानुसार जो नहीं होना चाहिए वो हुआ, लेकिन ठीक है, हम सब लोग दोस्त लोगों का ये सम्मेलन है, तो इसमें ये थोड़ी चीज़ें अनौपचारिक होती रहेगी और 2 दिन में शायद ऐसे कुछ हम लोग अनुभव करते रहेंगे। लेकिन उससे मुझे पता है कि मुझे बोलने में भी खुशी होगी, आराम से बोल पाऊँगा और आपको भी सुनने में शायद और मज़ा आएगा, क्योंकि पेट में अभी चूहे नहीं दौड़ रहे हैं। आज के इस सम्मेलन के हमारे सबके चाहते बालकृष्ण रेंके साहब, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये दूसरी गोलमेज परिषद, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि आजकल ऐसे होता है कि हर चीज़ फास्ट फूड की तरफ हो चुकी है। एक इनिशिएटिव हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, तब दूसरा इनिशिएटिव शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता है क्या क्या हो रहा है। तो इस दौर में मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो बहुत सीरियस टाइप के होते हैं, ऐसे सीरियस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस करना दूसरी बार होना, ये इसमें मैं बहुत इसकी मुझे उसका ज़्यादा महत्व लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, हमारे यूनिवर्सिटी वाले हम लोग हैं या मेरे काफ़ी दोस्त लोग बैठे हैं, हमारे लिए ना एक जैसे शादी हो जाती है, साल में एक कॉन्फ्रेंस करो, एक रिसर्च करो, एक फील्ड एक्शन करो और जाके पढ़ाओ स्टूडेंट को, क्योंकि अगर पढ़ाओगे नहीं तो स्टूडेंट आके आपके यहाँ पे मोर्चा लेंगे, इसलिए पढ़ाओ, वो पहला काम होता है। लेकिन अगर सही मायने में अगर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जो कार्य की जो गति है या तो कार्य का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें ये माना जाता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले तो ज़्यादा रिसर्च हो, ताकि समाज की जो समस्याएं हैं वो सामने आ जाए, फिर वो समस्या सामने आने के बाद उसके ऊपर एक्शन करो, जिसे फील्ड एक्शन हम लोग यूजीसी के टर्म में कहते हैं। फील्ड एक्शन का आधार रिसर्च होना चाहिए, और फिर जब फील्ड में लोगों के पास जाएंगे तो फील्ड में जो अनुभव आते हैं, रिसर्च में जो अनुभव आते हैं, उसके आधार पे क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाना, ताकि आपका जो एनरिच एजुकेशन सही मायने में मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत भी काम की ऐसे होना चाहिए। इसलिए हमने 2 साल पहले SNDT में, मैं तब सोशल इंक्लूजन का डायरेक्टर था, तो हमने और अन्ना जी ने और पल्लवी जी ने हमने बोला कि क्यों ना हम थोड़ा सीरियसली इस विषय के ऊपर लेते, क्योंकि इसकी शुरुआत ही बेसिकली मुझे लगता है रिसर्च के वजह से हुई है। क्योंकि जो रेंके कमीशन था, मेरे मायने में वो एक रिसर्च ही था, बेसिकली एक रिसर्च डॉक्यूमेंट था, और वो रिसर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे लगा कि एक तो है कि वो लेना नहीं लेना, वो कितना आदर्श है, इसके ऊपर निर्भर होता है। महाराष्ट्र के लोग समझ सकते हैं, आजकल जो आदर्श घोटाले के ऊपर जो रिपोर्ट है, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। तो ये सरकार का एक दायरा है, सरकार तय करेगी वो कोई कमीशन दिखाए नहीं दिखाए, उसका रिपोर्ट ले नहीं ले वगैरह, ये ठीक है। लेकिन जो बहुत मेहनत के बाद जो एक कमीशन बनता है, उसके ऊपर एक एकेडमिक डायलॉग होना बहुत आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेट चीज मुझे ऐसे लगी थी कि रेंके कमीशन के ऊपर भी सीरियस जो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी उसके दोनों हो सकते हैं, वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था और बना भी नहीं, बनाया भी नहीं गया। और फिर लोग एक ऐसे बोलते रहे कि 2 तट बन गए, जैसे एक रेंके गढ़ बन गया और एक ना रेंके गढ़ बन गया। और जब लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तुम कौन से गढ़ के हो, तो मैंने बोला ना तो मैं गढ़ मानता हूँ ना तो तट मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज की भलाई जानता हूँ, और उस भलाई के लिए मुझे अगर किसी ने बोला कि A के पास जाओ, मैं जाऊंगा, B के पास जाऊंगा, और प्रयास यही करूंगा कि ये सब ABCD तक सब लोग एक साथ आए, ताकि समाज और ज़्यादा आगे आने में मदद हो सके। तो इसी कारण हमने वो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस SNDT में की थी, और उसका इशू भी बहुत बहुत सुंदर था। इशू ये था कि महाराष्ट्र में, यानी मुंबई सिटी में
नाथपंथी दौरी गोसाई समाज की महिलाएं गाय लेके बैठी है मंदिर के पास में। अभी पाप पुण्य की संकल्पना ये सब आपको पता है, हिंदू धर्म का कारण पाठ होने के कारण चलती रहती है। तो गाय बेचारी महिलाएं और गाय दोनों बेचारी वहाँ पे मंदिर के सामने बैठी है, चारा बेचने का काम करती है। तो कोई आती है और 5 रुपया दे दो, वो चारा गाय को खिलाते हैं। जो खिलाता है उसको लगता है उसको पाप लगता है, और जो महिलाएं हैं उसको लगता है कि डेफिनेटली उसकी पूरी गुजरान उसी के ऊपर चलती है। वो अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग ऐसे फैड निकलते रहते हैं, जैसे हर एक सर का कोई नया फैड होता है। हमारे मुंबई के लोगों ने बोला कि मुंबई को शंघाई करना है हमको, तो इसमें गंदगी फैलाने वाले हमारा पहला अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो ये नाथपंथी संप्रदायवादी जो महिलाएं हैं वो उसमें पहला ऑब्स्टेकल है, तो उनको हटाया जाए। देखो कैसे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होता है और वो कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो जब हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे लोकल आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बहुत इश्यू है और 1000 महिलाओं के जीवनाधार का वो सवाल है, तो हमने बोला ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको एक बहुत बड़ा धक्का देना चाहिए। और इसीलिए हमने सब लोगों ने एक साथ आके पर्पसफुली हमने बोला मुझे लगता है कि कोई भी एक मूवमेंट जैसी चलती है, जैसे हमारी NTDNT की मूवमेंट चलती है, इसमें कुछ भी छूत या अछूत नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरा 1000 महिलाओं का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई मंत्री संतरी अगर मुझे कामयाबी दिलाता है तो मैं मंत्री के पास जाऊंगा, क्योंकि मंत्री भी तो लोगों ने अपॉइंट किया है। तो हम लोगों ने फिर वो एक महाराष्ट्र के मंत्री का को इन्वाइट किया था और बहुत सिंपल था भाई। हमने जो भाषण भी किया था ना, आपको पता है हम लोग खुद ही भाषण करके मंत्री लोगों को देना पड़ता है ना, तो एकेडमिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ना मंत्री बोलता है। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, तो सब वो उसके स्पीचेस के नोट्स वगैरह बना के हाईलाइट करके किया था। और एक मंत्री ने अनाउंस किया, उसको हमने मीडिया वाले दोस्तों को बुलाया, बोला भाई ये जो बोलता है ना उसको पकड़ उसमें कैमरा में, क्योंकि कैमरे में अगर पकड़ते हो ना तो मंत्री लोग बोलते हैं हाँ मैंने बोलता, नहीं तो ऐसे बोलेंगे तो बोला भाई बोलो नहीं। तो बोला ये ऐसे करेंगे, तो उसको करके हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली किया था और परिणाम उसका ऐसा हुआ कि एक लेटर फ्रॉम द मिनिस्टर वेंट टू द मेयर ऑफ मुंबई and the commissioner, and immediately the problem was resolved. प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ, जाके काफी हमारे कार्यकर्ताओं ने, पल्लवी ताई थी, अन्ना जी थे, हम थे, हरिनर के जी थे, हम सब लोगों ने उसके ऊपर काफी मिशन ही किया था, ये होना ही चाहिए। आज सवाल ये कि वो जो सर्कुलर निकाला था वो बंद हुआ था। मुझे लगता है कि 1000 महिलाओं का जीवनाधार बचाने के लिए अगर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काफी है, तो मैं हर महीने में ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्योंकि उसमें हमारे जो सवालात हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दे अगर हम निकलते हैं उसका ऊपर, अगर कुछ उसके ऊपर हल निकलता है तो वही एक अच्छा सा उसका एक आउटकम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि अभी 1 साल तो हो गया, लेकिन अभी आपको पता है, आप लोग सब फैमिली के लोग हैं, इलेक्शन आ रहा है, तो अब क्या करें जाए। तो हमारे जो इश्यूज है, तो रेंके कमीशन वहीं पे है, रेंके साहब मोर्चा निकाल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं मेरा ही रिपोर्ट लगाओ। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि रेंके जी क्यों बोले कि मेरा ही रिपोर्ट लगाओ। रेंके जी के ऐसे हजारों लाखों रेंके होने चाहिए कि जो बोल पाए कि ये रिपोर्ट लगाओ, है ना। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसी सिचुएशन आ गई, हमें बहुत बुरा लगा। और बीच में शोध यात्रा भी अन्ना जी ने निकाली थी, उसका मकसद ये था कि जाके फाइंड आउट करें कि क्या सिचुएशन है। और सिचुएशन शोध यात्रा से भी जो निकला है, तो हमारे काफ़ी मेरे PhD स्टूडेंट भी, ये गैंग बैठी है यहाँ पे, तो वो लोग संशोधन करते रहते हैं और संशोधन में आता है कि बहुत हॉरिबल स्थिति ग्रासरूट में है। तो अगर एक हमारे एक तरफ इतना अच्छा एक हमारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट में सब चीज़ें बोली गई है, रास्ते दिखाए गए हैं, लेकिन सरकार बोलती है कि हमको सोचना पड़ेगा। उसके बाद बीच में हम लोग नरेंद्र जी साहब से मैं मिला था, एक दूसरे कारण की वजह से गया था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ वो तब नैक की जब वो सब चल रही थी तो उन्होंने बोला कुछ करेंगे, लेकिन वो नैक का भी एक रिपोर्ट आया, उसका भी कुछ आया, लेकिन असल में हमारे हाथ में क्या है आज। अगर हम 2014 की जनवरी की बात करते हैं तो 2008 से जब, तो आज से हमारे पास 6 साल चले गए, हमारे हाथ में कुछ आया नहीं। और इसीलिए हमने बोला कि अभी थोड़ा और बड़े पैमाने पे, नेशनल लेवल पे थोड़ा सा ऐसा कुछ संगोष्ठी करें कि जिसमें कार्यकर्ता आए, सब एकेडमिशियंस आए,
काफ़ी लोग जो आपको पता है कि ये सब हमारे अन्ना के एक्स कलीग्स है जो कमीशन में थे, तो कमीशन वाले भी मित्र आए, वो भी उनका जो अंदरूनी जो चीज़ है वो भी रख पाएंगे। ये एक उद्देश्य था। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य मेरे लिए था, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, आपके समाज से हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हर एक आदमी यानी एक संस्था या एक मूवमेंट हो चुकी है, उसको एक साथ लाने की बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग एक साथ आके एक साथ आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर कोई सोचेगा नहीं। हम लोग काफ़ी मिनिस्टर के साथ में इंडिविजुअल लेवल पे मेरा जो भी इंटरेक्शन होता है, बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं आपका टक्का कितना है, आपका परसेंटेज क्या है, NT-DNT का परसेंटेज कितना है। महाराष्ट्र में आपकी इतने 4% की बात कर रहे हो, 6% की बात कर रहे हो, नेशनल लेवल पे टका ही पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक है कि कोई SC में है, कोई ST में, कोई OBC में है, और अन्ना जी बोल रहे हैं कि एक अलग उसका कुछ ये बनाओ, उसके लिए भी और विरोध करने वाले लोग हैं। ऐसा एक माहौल है, इसलिए नेशनल लेवल पे अन्ना जी बोल रहे हैं कि अराउंड 10% होना चाहिए। तो वो 10% भी बिखरे हुए हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेने के लिए जो लोक संख्या का एक जो दबाव चाहिए होता है, अनफॉर्चुनेटली वो दबाव नहीं है। लेकिन यही स्थिति मुझे ऐसे लगता है कि ये केवल विमुक्त या भटके लोगों की नहीं है। इसी स्थिति से बाकी भी जो संगठन, बाकी भी जो मूवमेंट जा रही है, इसी तरह से जा रही है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। रिसेंटली आपको पता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि भटके मुक्त के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्लानिंग 5 ईयर प्लान 1 से लेके आज तक 12 5 ईयर प्लान जो मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किया है। 11 प्लान था इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये मोर इंक्लूसिव ग्रोथ बोला। इसका मतलब ये है कि 11th में हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए और भी ज्यादा जोर से कुछ ग्रोथ लगाना चाहिए। लेकिन ग्रोथ वंचित घटकों के पास नहीं आ रहा है, वो ग्रोथ और कहीं पे जा रहा है, सब लोगों को पता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने बीच में ऐसे किया कि जो शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल क्लास सब प्लान जो किया था, वो सब प्लान होने के बावजूद उसमें पैसा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन होने के बावजूद आपको पता है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि जैसे अन्ना ने कहा कि पैसा तो रखा गया लेकिन वो खर्च नहीं किया गया। या तो मैं मार्च महीने में कोई ऐसे ये किया कि अभी खर्चा नहीं हो सकता है, एशियाड गेम को दे दिया, कलमाडी उसमें बहुत और रिच हो गया, ऐसी स्थिति आ गई। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के बहुत इश्यूज थे। और मेरा दूसरा एक जो रिसर्च का विषय ट्राइबल होने के कारण काफी एक नेशनल लेवल पे एक कंसोर्शियम बना था, और उसमें पहली बार ऐसी डिमांड हुई कि वो बोल रहे कि 100 में से 25 हमारा, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसका नेशनल लेवल का जो कमिटी है उसमें मैं एक मेंबर हूँ, आदिवासियों के मुद्दे के ऊपर विचार करने के लिए कि किस तरह का एक एक्ट होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक शेड्यूल का सब प्लान बनता है, सरकारी बनाती है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम है, इसलिए हमको एक्ट बनाना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य स्थिति है। मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरा तो लगान, मैं खुद हूँ एक भटका और आदिवासियों के साथ भी काम करता हूँ, तो मैं उनको बोल रहा था कि 100 में से 25 हमारा क्यों, 100 में से 35 हमारा बोलो, क्योंकि हमारे भी लोग हैं कि जो कहीं पे नहीं है, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ये बात मानने के लिए, जैसे अन्ना जी ने कहा उनके स्पीच में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो हमको अछूत समझते हैं ना, उनके लिए तो हम बड़ी थ्रेट है। शेड्यूल कास्ट के पास जाओ, वो बोलते भटके मुक्त नको रे बाबा, हमको नहीं चाहिए। शेड्यूल ट्राइब को बोलता है ये लोग आएंगे तो हमारा और हिस्सा लेके जाएंगे। और ऐसे भी पता है कि कितना प्रॉब्लम शेड्यूल ट्राइब में है। शेड्यूल ट्राइब की कुछ ही कम्युनिटीज है कि जिन्होंने प्रोग्रेस किया, और जो भी आज 65 ईयर्स में मिला है वो कुछ समाजों ने लिया है। सिमिलर सिचुएशन शेड्यूल कास्ट में हमको दिखती है। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा बेनिफिट ले रहा है ना, तो इसलिए उनको भी थ्रेट होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक सबसे ज्यादा जो फेल्योर हमारे पूरे मूवमेंट का है, इसको कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार है। यह है कि जो बाकी भी संगठन है या तो जो बाकी भी मूवमेंट चल रही है, वो मूवमेंट के साथ हम खुद को या तो हमारे जो मुद्दे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हम जोड़ नहीं पा रहे हो। जब एकेडमिकली हम बात करते हैं कि क्या हम शेड्यूल कास्ट में आना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या आप अनटचेबल्स हो, जवाब नहीं है। जब ट्राइब शेड्यूल ट्राइब के बाद जाते हो और जो शेड्यूल ट्राइब के जो 5 क्राइटेरिया, जैसे महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हैं,
तो उनके जो 5 क्राइटेरिया, क्या 5 क्राइटेरिया में हम बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। तो वो बोलते हैं आप तो यहाँ पे भी नहीं आ सकते। तो सवाल यह है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए ताकि हमारा गवर्नमेंट बहुत सीरियसली सुन सके। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये 2 दिन में बहुत सीरियसली विचार करने का एक मेरे दिमाग में था और इसलिए मैंने बोला कि ये होना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि सब कार्यकर्ताओं को अभी तो एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बाकी मूवमेंट में भी सब लोग एक साथ है, ऐसा नहीं। मैंने ट्राइबल का स्टडी किया, मेरा पीएचडी का टॉपिक वही था और मैंने बोला कि मैंने एक प्रिमिटिव ट्राइब का स्टडी किया, कातकरी प्रिमिटिव ट्राइब महाराष्ट्र में। तो उसमें सब एनजीओज का जो स्टडी किया, सब आंदोलनों का स्टडी किया, उनको बोला कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है तो बोला कातकरी ट्राइब है। अच्छा, प्रोग्राम में भी वही है, विजन मिशन सब नाटक में वही है, बोलते भी वही है। लेकिन जब अगर 25 साल से आप उसी विषय पे काम कर रहे हो तो फिर कातकरी लोगों के विकास के लिए एज अ प्रिमिटिव ट्राइब आप सब लोग एक साथ आते क्यों नहीं है? ये सवाल को सबका उत्तर एक ही था, जरूर आएंगे, लेकिन अगर लीडरशिप मेरे पास हो तो। ये सिचुएशन जितनी बुरी ट्राइबल्स के पास है लीडरशिप वाली, उससे काफी ज्यादा हमारे पास है। और इसलिए दूसरा उद्देश्य हमारा यही था कि मैंने अन्ना जी को इसलिए बोला कि अन्ना जी, हम तो समझते हैं कि आप भीष्म पिता हो हमारे एंटी समाज के। आपने राष्ट्रीय लेवल पे एक लीड किया था एक कमीशन को और आपको अधिकार है सबको बुलाइए। और मुझे पता है कि कई दिन हम लोग मेरे ऑफिस में बैठ के हम और अन्ना जी काफ़ी लोगों को फ़ोन कर रहे थे, ईमेल भेज रहे थे, फेसबुक में जो भी चलता है वो नाटक सब कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जाए। उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। एज एन एकेडमिशियन आई फील कि देयर इज समथिंग व्हिच इज लैकिंग। वी नीड टू कम टुगेदर एज एन एक्टिविस्ट। हम कौन से पंथ से है उससे हमारा लेना देना नहीं, हमारा पंथ एक ही होना चाहिए और वो पंथ होना चाहिए कि डीएनटी का विकास कैसे हो। तो उसके वो एक मुद्दा ध्यान में रखते हुए हमने सोचा था कि थोड़ा सा एक अगर प्रयास हो सकता है तो होना चाहिए। कुछ लोग नहीं आए, लेकिन 100-150 लोग आप सब आए हैं, तो मेरे लिए तो एक बहुत खुशी की बात है कि एक हमने डिसाइड किया कि कहाँ पे मिलेंगे और वर्धा जैसा थोड़ा दूर है, फिर भी आप लोग आए, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप सबको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा देता हूँ कि आप सब लोग आए और मुझे लगता है कि अगर 150 लोग एक साथ बैठ के 2 दिन विचार कर सकते तो इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा सामने आने वाला है, जिसका उपयोग खाली ये कॉन्फ्रेंस का एक रिपोर्ट बनेगा ऐसे नहीं, उसको एक्शन में लाने की जवाबदारी हम सभी की है। एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बोल के राजीव गांधी सेंटर का क्या रोल है? राजीव गांधी सेंटर बोलता है पब्लिक पॉलिसी डायलॉग करो। मैंने बोला मैं एक भटका हूँ, इससे अलावा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला अगर बड़ा प्रोग्राम कोई है तो वो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि लास्ट फरवरी में मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी आया और पहला बड़ा कार्यक्रम अगर कोई है तो मुझे लगा कि वो मेरे समाज के लिए होना चाहिए। अगर इतनी भी कमिटमेंट हम में से 150 लोग अगर मानते हैं तो आज जो स्थिति है उससे कई ज्यादा अच्छी स्थिति नेक्स्ट ईयर तक हो सकती है। इसका मुझे आई एम वेरी 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 होपफुल एंड इट विल हैपन। तो ये सब 2 चीज़ें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताने के लिए और मुझे मेरे मन की जो बात थी वो बोलने के लिए मैंने किया है। एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस फर्स्ट इनॉग्रेल सेशन, अध्यक्षता होने के कारण कुछ चीज़ें मुझे करनी चाहिए। पहले तो है मैं शुरू करूँगा कि भाई ये इतना सब होने के बाद इतने सारा डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सब लोग आए हैं, इसका विदर्भ के हमारे प्रशांत भाव है, सोनू ताई, सब लोग हमारे जो कार्यकर्ता है विदर्भ के, उसको मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि आपने बहुत कष्ट के साथ ये सब किया। तो एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इनॉग्रेल सेशन आई वांट टू कन्वे थैंक्स टू ऑल योर टीम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, इजंट इट? उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुरुआत हमारी बहुत सुंदर हो चुकी थी आज सुबह में, और जिसमें आपने हमारी आदरणीय ताई जी को सुना और बहुत अच्छा लगा कि एक, क्योंकि हम लोग सब मानते हैं, जैसे आप दलित मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत अगर इम्पोर्टेंट रोल किसी ने प्ले किया हो तो दलित साहित्य ने किया है। शायद आदिवासी मूवमेंट के बारे में उतने गहराई से नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है।
और जब मैं अफ्रीका में गया, क्योंकि आदिवासी मेरा स्पेशलाइजेशन होने के कारण मैं घूमते रहता हूँ इधर उधर और भटका और काम करता हूँ आदिवासी में, तो मैं सब जहाँ पे ज़्यादा आदिवासी है वहाँ पे जा चुका हूँ। अफ्रीका में जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो चली थी और नेल्सन मंडेला जी ने जो चलाई थी, उसका सबसे ज़्यादा आधार अगर कुछ होगा तो वो है जो विचार घर घर में गया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज दलित समाज का समुदाय वैचारिक दृष्टि इंटेलेक्चुअल लेवल व्हाई दे हैव ग्रोन सो मच इज बिकॉज द थॉट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज रीच्ड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। लेट मी टेल यू, व्हेन यू कम टू 6 दिसंबर ऑन टू मुंबई चैत्यभूमि, सबसे ज्यादा सेल किताबों का ड्यूरिंग द एंटायर ईयर हैपेंस ओनली एट चैत्यभूमि। और कौन खरीदी करता है? खरीदी करने वाला और खरीदी करके पढ़ने वाला हमारा दलित भाई और बहन है। तो ये जो मूल्य है, जो साहित्य का योगदान है हमारे दलित पिछड़े लोगों को एक वैचारिक दिशा देने का, वो अफ्रीका में बहुत जोर शोर से हुआ था। काफ़ी कम्युनिटीज़ में मैं जो बहुत बैकवर्ड है, घाना जैसे जगह में जाके देख के आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक साहित्यिक आके यहाँ पे आज उन्होंने इसका इनागुरेट किया और उन्होंने जो क्या किया कि जो समाज सोचता है, जो समाज जीता है और जो समाज एक एक इससे गुजरता है, वो गुजरने के साथ जो हिलता है, उसको जो कुछ जख्में होती है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो साहित्य में आता है। तो साहित्य समाज से अलग हो ही नहीं सकता और इसीलिए सही मायने में साहित्यिक है कि जिसने अभी हमारे पास बहुत साहित्यिक ऐसे है कि जो पापड़ के ऊपर भी कविताएं करते हैं और फूलों के ऊपर कविताएं ज़्यादा होती है। मैं बोलता हूँ भाई उनको करने दो, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने खाली फूल ही देखे हैं। जिसने असली ज़िंदगी देखी है वही महाश्वेता देवी जैसा लिखान करती है और हमारे ताई जैसा उसका ट्रांसलेशन भी करती है। इसलिए साहित्य का मूल्य जिंदगी के साथ ज़्यादा है। इसलिए मैं खांडेकर जी का जो पक्ष है महाराष्ट्र साहित्य जो डिबेट हुआ था फड़के और खांडेकर में, उसमें खांडेकर, क्योंकि खांडेकर ने जी बोला था कि कला जीवन के लिए होती है, कला के लिए नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताई भी उसी एक विचारधारा में अग्रणी है और उन्होंने आके यहाँ पे जो एक विचार था वो विचार यहाँ पे व्यक्त किया था। उन्होंने 3-4 जो चीज़ें थी वो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट है कि, और क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि वो एंटी मूवमेंट से जुड़ी नहीं है, वो साहित्य से जुड़ी है। तो ये हम लोगों के एकेडमिशियन लोगों का है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि इसको जोड़ो। अभी ग्रासरूट रियलिटी और फिलॉसफी जो किताबों में थ्योरी और प्रैक्टिस, उसको जोड़ने का काम मास्टर लोग करते हैं। अगर जो मास्टर ये नहीं करता है वो मास्टर समझा जाता है निकम्मा है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है। तो ये दोनों का जो काम है ताई ने जो बोला था और हमारे समुदाय का जो आज की स्थिति है उसके साथ जोड़ने का एक थोड़ा सा प्रयास 1-2 मिनट में मैं करूँगा। पहले उन्होंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की जो सेल्फ आइडेंटिटी की गई, मुझे ऐसे लगा था कि पूरी स्ट्रगल भटके विमुक्त की आज है वो किस लिए है? वो सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। जब तक हम हमारे स्व को खोज नहीं पाते हैं और स्व का जीने का मकसद ढूंढ नहीं सकते हैं, तब तक ये स्व को कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि महाश्वेता देवी जी की स्टोरी में भी आया था कि उन्होंने स्व को जन के साथ, स्व जन जिसे कहते हैं ना, स्व और जन दोनों का मिलाप करने का काम किया था। इसलिए सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है कि ताई जी ने यहाँ पे रखी है। दूसरी, शी ऑल्सो टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट बी वन अमंग देम। आई मीन कई बार ऐसे होता है कि साहित्य अलग होता है, लोग अलग होते हैं, लेकिन साहित्यिक वही होता है। हमारे लक्ष्मण माने जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, लक्ष्मण गायकवाड़ जी का है, जो आने वाले थे एक्चुअली, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मकथन तभी उनका पावरफुल हुआ क्योंकि खुद के ऊपर जो बीती थी, खुद की जिंदगी उन्होंने उसमें रखी थी। और इसलिए जब तक जिंदगी रियलिस्टिक नहीं होती है तब तक वो सही मायने में रियलिस्टिक पिक्चर नहीं होता, सही मायने में रियलिस्टिक बुक नहीं होता। और जब तक हम सबको पता है कि हम खुद भी रियलिटी खोजने के पीछे रहते हैं और इसीलिए साहित्य का जिंदगी से बहुत नज़दीकी संबंध है, वो उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया। और
काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने जो बोला था कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डेवलपमेंट और ट्रेडिशन, परंपरा और विकास, इसमें काफ़ी उलझने चल रही हैं और वो उलझने मुझे लगता है हर जगह पे है। मैं कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड नेशंस की बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने मुझे एक एक्सपेरिमेंट, मैंने हाउसिंग प्रोजेक्ट ट्राइबल लोगों के लिए किया था, तो उसके प्रेजेंटेशन के लिए किया था क्योंकि दैट वाज नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के लिए वो पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो उन्होंने बोला कि लोगों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टिसिपेशन लेके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें सबसे अच्छा ये है, इसलिए आप आ जाओ। तो यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बुलाया, तो हम तो गेस्ट बन के गए थे यूनाइटेड नेशंस के। तो गेस्ट जब बन के जाते हैं तो बहुत आदर सत्कार देते हैं। मुझे पूछा गया था कि सर अभी कॉन्फ्रेंस तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा एक पैकेज होता है कि जिसमें 2 दिन आप जो गेस्ट होते हैं वो 2 दिन सरकारी खर्चे से जो चाहिए कर सकते हैं, यानी कहाँ पे जाना है, कोई समुद्र तट पे जाना है, कुछ जाना है। मैंने बोला नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ अंदर, गांव के अंदर जाना है, इंटीरियर में। तो सब लोग बहुत बोले थे कि क्या आदमी है ये, आदिवासी देखना है। तो फिर मैं गया वहाँ पे और जाने के बाद मुझे एक पता चला कि यही तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया था कि बहुत डेवलप्ड नेशन है हमारे ऐसे, लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है तो पॉलिसी की बात हम शायद उनको ज़्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं, क्योंकि उनका एक फंडा था कि जहाँ पे भी ट्राइबल है उनको अगर विकास चाहिए तो हम जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे आ जाओ। यानी जंगल में जो आदिवासी रहता है उसको अगर विकास चाहिए तो वो बोलेगा कि वर्धा सिटी आ जाओ। लेकिन हमारे ट्राइबल की जिंदगी जंगल से जुड़ी है, पक्षियों से, प्राणियों से जुड़ी है। अगर हम वो निकाल लेंगे तो उनकी परंपरा चली जाएगी, जो बात आपने रखी थी। और इसलिए हमने बोला था कि ये बात बहुत गलत है, क्योंकि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हमने किया था वो बिल्कुल जंगल में ही हमने इम्प्लीमेंट किया था। और वो प्रोजेक्ट इसलिए था ताकि इंदिरा आवास योजना का जो करप्शन वगैरह ये सब चल रहा है, लोगों को पूछेंगे नहीं, आपको इंदिरा आवास योजना की झोपड़ी लेके आएंगे, उसको अल्टरनेटिव देने के लिए हमने वो प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम बहुत हिट किया था। और हमने बोला था कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तब पहली बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा था कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सब चीज़ें बिल्कुल जिस तरह से चल रही है वो नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे पास भी है जो सीखने लायक है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, वो बहुत खूबी से उन्होंने इसमें किया था। और लास्टली जो महाश्वेता देवी की जो कथा देके उन्होंने उसका जो आपका भाषण का समारोह किया था वो बहुत दिलचस्प था और स्पर्श करने वाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साहित्यिक ने एक समाज को एक कॉन्क्रीट दिशा देने का एक अच्छा काम आज किया है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं साहित्यिक की, उन्होंने काम किया है। जैसे हमने कहा अन्ना जी तो अपने हैं, और क्योंकि उन्होंने पूरा कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया, काफ़ी लोगों के साथ जाके बातें की, तो रियलिटी जो होती है समाज की, वो सब रियलिटी, क्या इश्यूज है पॉलिसी लेवल के, समाज के क्या इश्यूज है, क्या होने चाहिए वगैरह, इसके ऊपर मुझे लगता है बहुत डिटेल से उन्होंने बातें की। और जो बातें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सुनते आ रहे हैं अन्ना जी से और सीखते आ रहे हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं अन्ना जी से। तो लेकिन उन्होंने जो जस्ट मुद्दे जो है वो मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए 1-2 मुद्दों के ऊपर मैं स्पर्श करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा था कि यस, एक तो हमारे लिए एक अचीवमेंट थी कि 10 करोड़ रुपए हमारे लिए रखे थे, लेकिन 10 करोड़ रुपए अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो इसके लिए जितना जिम्मेदार सरकार है उतनी ही सब जिम्मेदार हम सब लोग भी है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं उसका भाग हूँ। शेड्यूल ट्राइब में हमको पता है कि हम 3 साल से एक बजट के बारे में, एनकैश के बारे में लता को पता है, एक मीटिंग भी की थी जावेद और हम लोगों ने साथ। हमने ऐसी डिमांड रखी थी कि आप जो बोल रहे हैं ना कि आप अगर ट्राइबल 9% है तो 9% हम एलोकेशन करेंगे, तो 9% नहीं चाहिए हमको, हर एक बजट का हेड अलग चाहिए। ये इतने सरकार इतनी आपको ये गुमराह करने में माहिर है। उन्होंने क्या किया, 9% इनकम 9% एक्सपेंडिचर, बजट खत्म, इधर भी उतना अमाउंट दिखेगा, इधर इतना, लेकिन कहाँ पे खर्चा किया ये नहीं देती थी। और जनसंगठन की वजह से और एडवोकेसी वजह से पहली बार ऐसे हुआ था कि कुछ स्टेट्स में, मुझे पता है फर्स्ट स्टेट वाज आल्सो
राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें हो रहा था, गुजरात के ऊपर फाइटिंग चल रही थी, लेकिन सेंटर ने भी माना था कि यस, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर इतना पैसा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग कोड होगा। कोड का महत्व यह है कि जैसे एक बार कोड आता है ना, तो उसका खर्चा उसी कोड में जाएगा, तो कोड के आधार पे आप वो सब बजट को ट्रैक कर सकते हो। ये सब हमने किया ही नहीं। आपको नहीं लगता है कि हम सब लोगों की ये बहुत बड़ी हार है? हमने कभी बोला है, हम भाषण में बोलते हैं, लेकिन इसको एक पिटीशन हमने क्यों नहीं किया? इतने सारे पिटीशन, मोतीराज राठौड़ जी आने वाले थे, इतने सारे पिटीशन हमने आज तक, मुझे लगता है 7-8 पिटीशन है मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने किए हैं, लेकिन वो पिटीशन में ये पिटीशन नहीं क्या इम्पोर्टेंट है कि जो बोल सके कि अगर आपने 10 करोड़ रुपीस हमारे लिए रखा तो उसका खर्चा क्या होना चाहिए, और ऑन पार विद शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल का सब प्लान इम्प्लीमेंटेशन, वी आल्सो नीड अ सब प्लान। ऑफ कोर्स सब प्लान की इज वन ऑफ द डिमांड एंड रन की कमीशन, बट आल्सो वी नीड टू ट्रैक दैट, isn't it that we have failed? So मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी किस तरह से हम लोग सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव लाके उसका ट्रैकिंग कर सकते हैं, और सही मायने में ये अमाउंट विद द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जब तक नहीं होती है तब तक ये आंदोलन की मुझे लगता है कि जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा तो अधिकार है और हमारे अधिकार के स्वरूप हमको उतना बजट एलोकेशन होना ये हमारा अधिकार है। और स्कीम के बारे में अन्ना जी ने कहा कि कैसे स्कीम अनाउंस होते हैं, और हर एक स्टेट का यही स्टोरी है, एक खाली महाराष्ट्र की स्थिति में हर एक स्टेट में ऐसे हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा कम हो रहे हैं थोड़ा पुश करने में, और इसलिए मजबूत संगठन ग्रासरूट लेवल पे होके इस सब लोगों का एक शिखर संगठन होने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इंडिविजुअल काम तबके में करते हैं, वो वहीं तक सीमित रहता है, लेकिन आज देख रहा हूँ 15-16 स्टेट से हम लोग आए हैं, क्यों ना हम एज अ आउटकम ऑफ दिस इवेंट व्हाई नॉट कम आउट विद अ कंसोर्शियम, एक कंसोर्शियम करें कि जिस कंसोर्शियम में हम लोग ये सब चीजें विकास के बारे में थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किया था अन्ना जी ने, उसके ऊपर मुझे लगता है मैं स्पष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि he gave a very important aspect कि majority doesn't should not carry point, humanity should carry। ये बहुत अच्छा, मैंने भी ताली बजाई थी जब अन्ना ने बजाई थी, फिर मैं लंच में थोड़ा सोच रहा था उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अन्ना का ये मूलभूत विचार बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जज मी बेस्ड ऑन व्हाट आई एम, एंड हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब मेरा जो मैंने कुछ लिखान किया उसमें ये भी बोला था कि अगर आप लोग हम प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन अभी मत दो, ये तो 65 साल की क्या बोलते हैं उसको, बैकलॉग है। सो डेवलपमेंट शुड बी कीपिंग इन माइंड द बैकलॉग ऑफ लास्ट 65 years। दैट इज व्हाट probably humanistic approach is, but the problem is that this humanistic approach is good when we speak। हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें ठीक है, how do you practically put it is the problem। Today what is government asking? Government is asking you tell us how to do it, tell us what is the exact program, आपकी प्रोग्राम क्या है, क्या चाहिए। इंदिरा आवास योजना है, ये योजना है, इसलिए आज हम इंदिरा आवास योजना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Isn't it our responsibility as academicians, researchers, fellow community members and activists to come together and plan concrete programs and give it to the government? Policy document बनाना एक बहुत ही important है, एक्सेप्ट करवाना एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, और बहुत उसका एक खाली एंगल नहीं, उसके बहुत एंगल है। उसका पॉलिटिक्स है, there is a economy of there is the issue of economy, there is the issue of policy, polity, there is the issue of everything, organization and all that। So all these issues are also important, but more than that, policy क्या करता है, guidelines देता है, framework देता है। वो policy को फोड़ के प्रोग्राम्स जब तक नहीं होते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम लोग नहीं देते, इतना कॉन्क्रीट हमको काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये खाली पॉलिसी, हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, हमें होना चाहिए रेंके कमीशन लागू करा, हम लोग बोलते हैं रेंके कमीशन लागू करा, लेकिन दोस्त लोग उठ के बोलते हैं लागू ना करो। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज, I mean, we need to sit together। The next day should be, why not have a very open dialogue। संजय सोनवणे का एक बीच में कुछ फेसबुक पे निकला था, भारत भवन माहिती आहे,
आणि मी म्हटलं की नाही त्याच्यावरती जायला व्हायला पाहिजे. अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट रेणके अण्णा हॅज ओपनली टोल्ड यू दॅट लेट अस हॅव अ पॉलिसी डायलॉग. इफ यू गॉट डाउट्स, सी व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव एवरी राइट टू आस्क अ क्वेश्चन टू मी. डेफिनेटली आप मुझे पूछो, लेकिन ये मत बोलो कि चंद्रकांत पुरी जो बोलना ना वो बकवास था. तुझे प्रूव करना पड़ेगा कि चंद्रकांत पुरी जो बोलता है बकवास है, मैंने एग्जैक्टली क्या है. तो ये सब दौर पे हमारे ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना चाहिए, वो भी करना चाहिए. लेकिन ये करते करते हमको वील हैव टू कम डाउन टू द कॉन्क्रीट प्रोग्राम. गवर्नमेंट इज नॉट मेड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू एनटीडीएनटी. वहाँ पे तो एनटीडीएनटी के अगेंस्ट वाले लोग ही बैठे हैं. पॉलिटिक्स सब लोग बताएंगे आपको कि इफ यू गो देयर एंड मीरा कुमारी, शी इज नॉट कंफर्टेबल टू हैव अनदर कोटा, or maybe she is not very happy to give 3% quota belonging to scheduled caste, because she is daughter of Jay Prakash Narayan, who believes ki ek Jagjivan Ram ji, who believes in certain things, and she is very clear about her funda. देना नहीं चाहना अलग बात है, लेकिन she was one of the most important hurdle why the Renke Commission was not available. Don't you think that it is high time, if she is becoming a hurdle, we have to go and find out what are the solutions, what are the way outs. मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़े इस चीज़ों में भी हमको थोड़ा सा ध्यान देके आगे जाना चाहिए. और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला था कि इतने सारे संगठन हैं, हर रोज एक संगठन खड़ा रहता है भारत प्रेस में. वाई नॉट हैव आवर ओन संगठन. हमारी एक बोगी बड़े संगठन में, अगर जो सही मायने में फिलोसॉफिकली हमारी जो फिलोसॉफी है, वी आर ऑल सेक्युलर, वी बिलीव इन सेक्युलर, वी वांट टू बी सेक्युलर, we believe in the constitution and the philosophy of Dr. Baba Saheb Ambedkar when it comes to development. We always believe that we are excluded and we need to be included. लेकिन हमारा जो inclusion होना चाहिए वो inclusion भी with dignity होना चाहिए. तो all these issues are very important and मुझे ऐसे लगता है कि isolation में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका is high time that we really seriously think on it and make our entire effort as part of the larger issue. Then Dr. Srinivas ji spoke about different aspects altogether. We are happy if Vidarbha becomes a state, isn't it? Because they have told us that they will do whatever possible. आता ते मला असते तर विचारायचं होतं, this is a very political term, whatever possible बनू नका. We want to know concrete terms. रेनके कमीशन के मेंबर यहाँ पे है, रेनके कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमको चाहिए. If Vidarbha becomes a state, are you going to give 10% reservation to the NTDNT or not? Yes. Isn't it? Are you going to keep a financial allocation at the proportion of the population or not? ये मेरे सवाल है. Political representation. Yeah, everything. And later, when you talk about political representation also, are we not talking about the gender issues? अभी जो 33% रिजर्वेशन हमको मिला था, महाराष्ट्र में 50% हो गया. आपको पता है इतने स्टैटिस्टिक जब हम रिसर्च करते तो पता चलता है, डॉक्टर बैनर्जी हैज डन सम वर्क, कि वहाँ पे महिलाओं को दे दिया 35%. आई थिंक ऑल 3 टायर्स पे 33.3. बहुत शुरू है हम लोग. किसी को देना होता है ना, हम तोल मोल के देते. 33.3% कैसे हो सकता है एट द ग्राम पंचायत लेवल, तालुका लेवल. एंड वहाँ पे पूछा है कि व्हाट अबाउट द वुमेन फ्रॉम एक्सक्लूडेड ग्रुप. No data is available. We don't want to be that. So if you want that, हमारे बंधुता, हमारे जो बेसिक जो फाउंडेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के आधार पे अगर हमारी एंटी की मूवमेंट चलती है और वही डिमांड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, तो हमारा जो विकास है, विकास का ढांचा भी हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए. एंड ऑन दिस बैकग्राउंड मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत लोग हमारे इसमें आ जाएंगे, एक ऐसे कुछ आके बीच में भाषण करके चले गए. उनका मैंने कार्ड देखा तो मुझे लगा ये तो भाई बिन बुलाए मेहमान थे, क्योंकि हमने क्लियरली बोला था अन्ना साहब को कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए. आप भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहिए, बम भी नहीं चाहिए. समझ में आया? हमारा ये जो नेटवर्क बनेगा, हमारा जो संगोष्ठी होगी, ये नॉन पॉलिटिकल होगी, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो डिमांड कई सालों से है. आज तक एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी वो डिमांड नहीं की है. सो वी डोंट बिलीव इन यू. सो वी वुड लाइक यू टू कम आउट वेरी क्लीन ऑन दिस इशू, पार्टिसिपेट एज अ पर्सन बट नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन. और यही बात मुझे लास्ट मुद्दा में बोलना चाहूंगा की भटक्या विमुक्तांच्या चळवळीमध्ये सुद्धा माझी ही भूमिका नेहमी राहिलेली आहे. If you have any political affiliation individually, I have no issue. Why should I have issue?
and that stand needs to be taken. If somebody is a part of some political party, why should I have a problem? Why should I treat that person as a untouchable? हमारा काम ये है की ॲज अ भटका विमुक्त म्हणून तो समाजाला किती पुढे घेऊन जातो. मी तर म्हटलं होतं मध्यंतरी की भटक्या विमुक्तांचे इन महाराष्ट्र वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स व्हेरी इनोव्हेटिव्ह, लाईक यू से वी हैव डिफरेंट शेड्यूल. एक डिफरेंट शेड्यूल भी, जैसे हमारा 4% का है, यहाँ पे रिजर्वेशन है, इनोवेशन है जैसे अन्ना जी ने कहा. लेकिन ये इनोवेशन हमारा इसमें भी आ रहा है. हमारे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अभी भटके विमुक्त का एक विंग निकाला है, यानी एक अलग क्या म्हणतात त्याला सेल निकाला है. और हमारे आजकल के बेचारे हमारे ही कार्यकर्ता अभी टूट के फिर अभी कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई आपकी बात कर रहा है, कोई बाप की बात कर रहा है. तो ये नहीं चलेगा. सी उसको करना है करने दो. लेकिन मेरे अगर भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न म्हणून किंवा भटक्या विमुक्त समाजाचे म्हणून जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न जर पुढे देणार असेल तर वी आर ऑल विथ यू. बट वील हॅव टू व्हेरी सिरियसली, बिकॉज आय नो दॅट देयर वॉज अ व्ह्यू पॉइंट की जे लोक पॉलिटिक्स मध्ये जातात त्यांना आपण घ्यायचंच नाही. दिल्लीच्या इलेक्शन नंतर सगळंच आता बोंबलत पडलंय. सगळा विचार प्रवाह पॉलिटिक्स मधला बदलत चाललेला आहे. सो यू डोंट नो वेदर वन कॅन अफोर्ड टू बी अपॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल. दिस इज जस्ट अ थॉट आई थॉट वी मस्ट शेयर. ऑन दिस बैकग्राउंड अन्ना जी के भटक्या विमुक्त के जो ऑन ऑल द इश्यूज ऑफ NCT, whatever demands that we have, अन्ना has spoken very well. He has given you all the details. जिनको चाहिए वो अन्ना जी के जो recommendations है वो भी मिल सकते हैं. लेकिन there are 3-4 things which I felt that we must demand, and one aspect was to definitely have some kind of a thinking on where are we in when it comes to political representation. We need that. We also need financial allocation proportionate to our population. Thirdly, whether, I mean, there can be a lot of debate on whether you want to have a separate schedule, because separate schedule also requires 1/3 constitutional amendment, and whether being a 4% in Maharashtra or 6% in Maharashtra and 10% elsewhere, whether we are in a position to push that or not. Politically हमको थोड़ा सा, not emotionally, politically ये सोचना चाहिए. That strategy मुझे लगता है होनी चाहिए. That was another point. And one more point was that definitely when we are talking about reservation, it's high time that we also have to talk about reservation within reservation. नहीं तो problem बहुत होने वाला है. We also have to keep in mind the gender aspect of it. Why should only say that only male should become the elected representatives and female will always become part of their like tradition what we were thinking. At the same time, this is what our demands are, and those demands will remain. We will definitely fight unitedly to get this demand. At the same time, as an organization, संगठन, movement, हमको भी कुछ चीजें करनी चाहिए. उसका एक बात ये है कि हमारे इसमें ऐसे काफी, मेरा भी अनुभव है कि हम एक नेता बन जाते हैं, लेकिन हमारा समाज को पता नहीं होता है हमारा नेता कौन होता है. मैंने इतने लोग फेसबुक के ऊपर और इतने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब, मैंने बोला क्या आहे ना, मलाच माहिती नाही वर्ल्ड एसोसिएशन, वर्ल्ड मध्ये कुठेतरी NCT आहे की काय. आय मीन खुद को ही भटके विमुक्त का नेता मानने के लिए और ऐसे संगठन तैयार करने में कुछ लोग पड़े हैं, वो उससे भी हमको सावधान रहना पड़ेगा. बिकॉज जो लोग जिंदगी भर काम करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो लोग जेल में जाते हैं, दे शुड गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस प्लीज. हम लोग तो ठीक है, हम एकेडमिशियन हैं, हमको कभी वो उद्देश्य था ही नहीं और नहीं भी रहेगा. लेकिन वी वांट दैट जेन्युइन पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी मस्ट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट. इसलिए प्लीज कीप इन माइंड दैट ऐसे अगर दुकान खुलते हैं तो उसके ऊपर हमको थोड़ा सा बहुत सावधान रहना पड़ेगा. दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम ऐसा भी जो विचार मंथन हमारे इसमें होता है, वो विचार मंथन कम्युनिटी के साथ लेके जाना पड़ेगा. कई बार ऐसे होता है कि हम लोग आते हैं, कोई मोर्चा में शामिल होते हैं, कोई धरना करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, भुजगोष्ठी ऐसा होता है और वो हमारे तक सीमित रहता है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, इसलिए वी हैव टू गो टू द पीपल एंड ऑल्सो मेक श्योर कि हमारा समुदाय भी हमारे साथ है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक उद्देश्य ये भी था कॉन्फ्रेंस का कि हमारे डिमांड्स क्या है उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं. क्योंकि क्या होता है ना कि एक अगर रेंके ने बोला कि ये चाहिए तो बी बोलेगा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा ना, उससे समाज का नुकसान होता है. इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत सीरियस थॉट एज टू क्या 2014 के
हमारे डिमांड क्या है, हमको क्या चाहिए, उसके ऊपर बहुत क्लियर हमारा विचार आना चाहिए। तीसरी बात, एक मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग बहुत अलग अलग संगठन बने हैं, उस संगठनों का एक शिखर संगठन क्या हम बना सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति की लीडरशिप नहीं हो। मेरा विरोध होगा उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर सकते हैं। और यही बात हम 2011 में हम लोग नवी मुंबई में बैठे थे, अन्ना जी को सब लोगों को एक्सेप्ट 1%, ऑल लीडर्स ऑफ महाराष्ट्र, वी वर रियली एबल टू गेट देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। और ये किया था, सब लोगों ने बोला था कि ठीक है, नई लीडरशिप आने दो, यंग लीडरशिप आने दो, और उनका रोल क्या होगा, उनका रोल होगा हमको मार्गदर्शन करने के लिए। ये सब हुआ था, लेकिन कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, खाना खत्म हुआ, सब लोग भूल गए, लीडर भी भूल गए और संगठक भी भूल गए और हमारे जैसे युवा लोग भी भूल गए। तो क्या हम some kind of a platform wherein something like NAPM, National Association of People's Movement, NAPM, which is working, which is a good model. I mean, Lata is there, Yogin is there, they know that. I mean, they have been a part of this. So that is something which is working, because I am talking about a collective leadership. So can we create some kind of a platform of collective leadership? Maybe that collective leadership can be हमारे स्टेट तक हो सकता है, वो collective leadership डिस्ट्रिक्ट तक हो सकता है, बिल्कुल गांव तक हो सकता है, और सिमिलरली एक नेशनल लेवल पे भी एक हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तभी ये सोचेगी कुछ देने का जब उनको पता है कि सारे सगळे भटके हुए से एकत्र है। If they really know that all the community members, all the fellow members have come together, then only they will be taking us seriously. So we have to take on this particular thing very seriously, and we will also have to sensitize political parties. हम लोग ये नहीं करते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज ये है, कुछ पाने में अछूत हो सकते हैं, लेकिन वही पावर पे आने वाले हैं ना, उनको तो पता ही होना चाहिए कि भटक्या लोग त्यांच्या मागण्या काय आहेत, हमारी डिमांड्स क्या है, उनको पता होना चाहिए। इसलिए एक उद्देश्य जैसे कि हमारा एग्जैक्टली मांग क्या है, वो वही मांग सब पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे लिए कोई छूत अछूत नहीं है, हमारा विकास हमको चाहिए, उसके लिए हम कोई भी हो उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारी डिमांड्स है। अभी 2014 का इलेक्शन आने वाला है, आपके मैंडेट में आप